हेडिंग डालिए ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट करेगा, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेगा बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड मतलब लिक्विड फॉर्म में ये रहेगा। फ्लूइड कहने का मतलब है हाँ, ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा। और कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब है, टिश्यू मतलब अभी बताया था नहीं, ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स के ये ग्रुप है, ठीक है। और कनेक्टिव का मतलब है कि बॉडी के एक पार्ट को कनेक्ट करेगा, हाँ, या तो स्ट्रक्चर वाइज कनेक्ट करेगा या फंक्शन वाइज कनेक्ट करेगा। तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका मेजर काम होता है बॉडी का एक मटेरियल को दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। क्या क्या चीज ट्रांसपोर्ट करेगा? न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स, मेनली दो चीजें ट्रांसपोर्ट करेगा, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स, ठीक। हाँ बिल्कुल। तो इट ट्रांसपोर्ट materials from one part of body to another part of same body। ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेगा बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे, राइट ऑन। साथ में ये क्या है कि बॉडी के जितने सारे पार्ट है उसे न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड वाटर, और हार्मोन्स सप्लाई भी करेगा। और बेस्ट प्रोडक्ट जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शन के बाद जो बेकार चीजें बनती है उसे रिमूव आउट भी करने का ये काम करेगा, ठीक। तो एक लाइन और आता है, इट प्रोवाइड nutrients and hormones to the tissue। ये टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स भी देगा। हाँ देखो, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेगा? जीआईटी से लेगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से न्यूट्रिएंट्स को रिसीव करेगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से न्यूट्रिएंट्स को रिसीव करेगा। हार्मोन्स को एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो हार्मोन्स निकालता है, वहां से रिसीव करेगा और टिश्यू तक ये पहुंचाने का भी यानी उसे प्रोवाइड करने का काम करेगा। न्यूट्रिएंट्स में जनरली जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर और फाइबर्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स है। तो ये जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिसीव करेगा और हार्मोन्स रिसीव करेगा एंडोक्राइन ग्लैंड से और प्रोवाइड करेगा टिश्यू तक ले जाने का ये काम करेगा, राइट ऑन। हो गया? अब देखो आराम से, साथ में ये क्या करेगा
कि बॉडी का जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसे भी रिमूव करने में मदद करेगा। मैं इसे मिटाऊं, ऊपर वाले में मिटाता हूं। मैंने बताया इट हेल्प इन रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्टेज को ये रिमूव करने का काम करेगा। मेटाबॉलिक वेस्टेज करने का मतलब है बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और उसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो बॉडी उसे यूटिलाइज नहीं कर सकता, उसे ये बाहर निकालने का काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेटाबॉलिक वेस्टेज में एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लिया जाए ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर है जिससे बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, इसे बॉडी के बाहर निकालने का काम करेगा। वाटर एक्सक्रीशन के प्रोसेस में बाहर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड सांस जो छोड़ते हैं एक्सलेशन के प्रोसेस में वहाँ बाहर जाएगा। तो ये दोनों को जहाँ पे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है वहाँ से रिसीव करना और किडनी और लंग्स तक ले जाने का काम भी ब्लड ही करता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, देखो एक चीज ब्लड के बारे में हमेशा याद रखना कि ब्लड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बारे में, याद है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या क्या क्या? इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ECF। हमारे बॉडी में दो तरह के फ्लूइड होता है, एक होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सेल के अंदर जो फ्लूइड होगा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा और सेल के बाहर जो होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का पार्ट है, यानी सेल के बाहर होता है। राइट, इसका पूरा नाम है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। हो गया? ब्लड का कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल करैक्टर है वो देख लेते हैं, यानी दिखता कैसा है, ये सारे चीज के बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं। हो गया? चलिए फिजिकल कैरेक्टर ऑफ ब्लड देख लेते हैं। मैं मिटाऊं ये सब? There are some important physical characters ह्यूमन बॉडी का कुछ फिजिकल कैरेक्टर्स है ब्लड का, उससे देख लेते हैं। ब्लड दिखने में कैसा होता है? रेड। कारण? ब्लड कैसा है? ब्लड रेड कलर का होता है ड्यू टू पिगमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होने के कारण। और हीमोग्लोबिन क्या होता है? आरबीसी में। अभी हम लोग डिस्कस किए थे ना। पहला कैरेक्टर है, पहला कैरेक्टर ब्लड इज रेड। ब्लड क्या है? लाल है। ठीक है, कारण? हाँ, ड्यू टू पिगमेंट ऑफ
हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। आरबीसी के अंदर क्या है, एक कलर पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, है ना। आरबीसी एक सेल है, क्या है, आरबीसी सेल है, और ये जनरली बना होता है किससे, आयरन से और हीमोग्लोबिन से, और हीमोग्लोबिन का ही कलर होता है रेड। क्लियर, हीमोग्लोबिन का कलर होता है रेड। तो रेड कलर हीमोग्लोबिन होने के कारण आरबीसी का कलर रेड हो जाता है, और ब्लड में सबसे अधिक आरबीसी ही होता है। क्या होता है, सबसे अधिक आरबीसी ही होता है ब्लड में, आरबीसी का नंबर होता है, इसलिए ब्लड का कलर रेड दिखता है। यहाँ तक क्लियर? हाँ। वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना है? वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है हमारे शरीर में खून? 8%। ये ना, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। बॉडी वेट का 8% हमारे शरीर में खून होता है। ठीक है, ये याद नहीं होगा, दूसरी तरीके से याद कर लेना। 80 ml पर केजी, 80 ml पर केजी याद कर लेना। अगर ऐसे याद नहीं होगा तो 1 केजी में 80 ml। तो आपका बॉडी का वेट है अगर 80 केजी, तो हो जाएगा कितना, 80 इंटू 80, कितना हो गया, 88 64, नहीं एग्जैक्ट इतना निकल जाएगा। 6.4 लीटर आपके शरीर में ब्लड है एग्जैक्ट, ठीक ना, मतलब एक और जीरो हो जाएगा इसमें। 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर। क्लियर? तो आपके बॉडी में कितना हो गया, 64,000 ml केजी, 64,000 ml ब्लड हो जाएगा। इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6.4 लीटर हो जाएगा। अब एग्जैक्ट निकल जाएगा। ये वाला फॉर्मूला से आप किसी भी बॉडी में कितना ब्लड है निकाल सकते हैं। मान लिया जाए मेरे बॉडी का वेट है 73 केजी, तो 80 इंटू 73, जो आपका नंबर आएगा वो डाल लेना। क्लियर? आगे आते हैं। वाटर का जितना वेलोसिटी होगा उससे ज्यादा ब्लड का वेलोसिटी होगा। क्या? वाटर का जितना वेलोसिटी होगा उससे ज्यादा ब्लड का। अब ब्लड का पीएच देखेंगे, वो आपका कितना होता है ब्लड का पीएच? अब बताओगे ना। ब्लड का पीएच एवरेज लिया गया 7.4, थोड़ा सा अल्कलाइन, क्षारीय, खट्टा टाइप का रहेगा ये। ठीक, एक एक करके चीजें देखते हैं। वेलोसिटी या ब्लड क्या होगा आपका 5 गुना अधिक होगा ब्लड से। ब्लड जितना गाढ़ा, पानी से, पानी जितना गाढ़ा उससे ज्यादा 5 गुना गाढ़ा ब्लड होगा। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लड 5 टाइम्स मोर देन ब्लड। वेलोसिटी ऑफ ब्लड इज 5 टाइम्स मोर देन वाटर। पानी से 5 गुना ज्यादा वेलोसिटी है इसका। पीएच ऑफ ब्लड कितना है? अबाउट 7.4। पॉइंट नंबर 4, pH of blood is about 7.4। ये ब्लड का pH है 7.4। एवरेज जनरली हम लोग देखेंगे तो 7.38 से लेके 7.42 तक होता है। क्या है? 7.38
7.38 से लेकर 7.42 तक इसका ब्लड का पीएच होता है, इसलिए एवरेज हम लोग 7.4 लिखते हैं। एग्जैक्ट पीएच कितना 7.38 से लेकर 7.42 तक मिलेगा। एवरेज में हम लोग कितना लिखते हैं 7.4 इसका ब्लड का पीएच लिखते हैं। यहाँ देखिए मतलब थोड़ा सा ये अल्कलाइन होता है, एसिड नेचर का थोड़ा सा होगा। राइट। ब्लड का कंपोजिशन देखें, ये समझ में आ रहा है ना, सारी चीज एकदम बउआ वाली बात है ना। हाँ, कंपोजिशन ऑफ ब्लड बेटा, ये चीजें क्लियर होना चाहिए कि ब्लड का पीएच, ये आपका पीएच हमको देखने को कहाँ पे मिलेगा बताता हूं। जब एबीजी करोगे ना, आर्टेरियल ब्लड गैस लेंगे हम लोग, एबीजी, ठीक है। देखो इधर एबीजी आर्टेरियल ब्लड गैस, यहाँ पे हम लोग ब्लड का पीएच देखते हैं कि ब्लड एसिडोसिस, बॉडी एसिडोसिस कंडीशन में है या क्या है। अगर पीएच इससे ज़्यादा है तो ब्लड अति बॉडी एसिडोसिस कंडीशन में, ब्लड एसिडोसिस मतलब ब्लड में एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जाने लगेगा ना पीएच तो बॉडी अनकॉन्शियस कंडीशन में हो जाएगा। हाँ, तो चेक करना पड़ता है कि ब्लड में से, यानी जो आर्टरी में ब्लड है उसमें से पीएच का अमाउंट निकालेंगे कितना क्या है। एक चीज ये लिख लो, और जब आर्टरी का बात आ गया है तो आर्टरी में जो ब्लड होगा, आर्टरी में जो ब्लड होगा थोड़ा सा ब्राइट कलर का होगा, और वेनस में ब्लड होगा वो थोड़ा सा डार्क कलर का होगा। दोनों रेडी होगा, थोड़ा सा कलर में अंतर होगा। अगर आपके पास ब्लड देंगे तो आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा आर्टरी का है और कौन सा वेन का है। आर्टरी हाँ थोड़ा सा लाइट ब्राइट कलर का दिखेगा ब्लड, और वेन में थोड़ा सा हाँ, तो आर्टेरियल ब्लड क्या होता है ब्राइटर, और वेनस ब्लड डार्कर। आर्टेरियल ब्लड ये ब्राइट रेड होगा, और वेनस ब्लड कैसा होगा, वेनस ब्लड डार्क। हम लोग को जो कटता है ना तो वो वेन से ही निकलता है, लेकिन ये जो यहाँ पे आर्टरी जो आता है प्रोमिनेंट, इससे जब कट मारेगी ना थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा लाइट, दोनों आपका रेड ही कलर का है, लेकिन दोनों ब्लड को देखेंगे तो एक थोड़ा सा चमकीला दिखेगा, एक थोड़ा सा डार्क दिखेगा। ठीक है, तो आर्टेरियल ब्लड अगर बॉडी से फ्लो हो रहा है, सुन लो, अगर आर्टरी का ब्लड अगर बॉडी से बाहर निकल रहा है और इसे हम लोग बंद नहीं करेंगे तो टोटल बॉडी का ब्लड लॉस हो जाएगा। हाँ, आर्टरी हम लोग यहाँ पे जहाँ पे पल्स फील जहाँ जहाँ कर सकते हैं ना बॉडी के ऊपर, वो सब में आर्टरी होता है। आर्टरी बॉडी के सुपरफिशियल सरफेस पे कुछ ही जगह आता है, सारी जगह नहीं आते। जैसे यहाँ पे रिस्ट के पास आता है, यहाँ पे आता है, ठीक है। तो जांघ के पास भी आपका आर्टेरियल ब्लड वहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी आर्टरी प्रोमिनेंट होता है। तो जहाँ जहाँ हम लोग पल्स को अच्छे से फील कर सकते हैं, समझ लेना कि वो आर्टरी है। उसका ब्लड, उसमें जो ब्लड होगा वो आर्टेरियल ब्लड कहलाएगा। उसमें थोड़ा सा क्या होगा, ब्राइटल कलर होगा, कारण है कि ऑक्सीजन का परसेंटेज अधिक होता है उसमें। अगर आर्टेरियल ब्लड, आर्टरी अगर कट गई, यानी आर्टेरियल से ब्लड लॉस हो रहा है, अगर उसे बंद नहीं करेंगे तो पूरी बॉडी का ब्लड लॉस हो सकता है। वेन का अगर कट जाएगा, वेन का ब्लड अगर निकल रहा है तो कुछ टाइम के बाद ब्लड क्लॉट होकर जम जाएगा और रुक जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि अगर ब्लडिंग हो रहा है तो देख लेना कि आर्टेरियल है या वेनस है। इस चीज को थोड़ा सा क्या ध्यान देना है। समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए कॉम्पोजिशन शुरू करते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड मैं मिटाऊं? ब्लड कितने चीज से मिलकर बना है बताया था अभी? दो चीजों से, सॉलिड और लिक्विड। तो कंपोजिशन,
कॉम्पोजिशन शुरू करते हैं। ब्लड कंपोज होगा दो मेजर कंपोनेंट से, एक सॉलिड होगा और एक फ्लूइड यानी लिक्विड होगा। सॉलिड वाले को हम लोग ब्लड सेल बोलेंगे या सेलुलर एलिमेंट भी बोलेंगे, सेल है, और जो लिक्विड है उसे हम लोग प्लाज्मा भी बोलते हैं या फ्लूइड बोलते हैं। तो ब्लड कंपोज्ड बाय मेनली टू कंपोनेंट्स, है ना, ब्लड composed by mainly two component। दो कंपोनेंट से ब्लड बना होगा। एक होगा प्लाज्मा, इसी को हम लोग फ्लूइड या लिक्विड बोलते हैं, और एक होगा ब्लड सेल, इसको हम लोग सॉलिड भी बोलेंगे या सेलुलर एलिमेंट भी बोलेंगे। क्लियर? शुरू करते हैं सबसे पहले प्लाज्मा। क्या प्लाज्मा? प्लाज्मा क्या है? फ्लूइड। जितना ब्लड है ना उसका 55% प्लाज्मा है, और जितना ब्लड है उसका 45% सॉलिड है। अब 55% प्लाज्मा में भी 91% 91% वाटर होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ब्लड दो चीज से मिलकर बना है, सॉलिड से। सॉलिड देखेंगे तो इसमें 45%, और जो प्लाज्मा है लिक्विड है इसमें देखेंगे तो 55% है। आगे जाके प्लाज्मा को डिस्कस करेंगे तो बताऊंगा कि वाटर कितना है और ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल कितना है, आगे जाके देखेंगे। अभी शुरू करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा देखो, प्लाज्मा देखेंगे ये क्लियर वाटर की तरह दिखेगा। क्या है? क्लियर वाटर की तरह, एकदम व्हाइट कलर का ये दिखने का काम करेगा। जैसे पानी का कलर होता है ना, ऑलमोस्ट ये वैसा ही दिखता, और टोटल ब्लड का ये 55% बनाने का काम करेगा। प्लाज्मा में प्रोटीन डिजॉल्व होगा और कुछ अनदर मटेरियल इसमें घुले हुए होंगे। क्या होगा? प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन होगा और कुछ अनदर मटेरियल होगा, और प्रोटीन का परसेंटेज अगर प्लाज्मा में देखेंगे तो 7% है। यानी प्लाज्मा 55% है, इसमें हम लोग देखेंगे तो 91% पानी और 7% प्रोटीन, 1% ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, और फिर 1% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। समझ में आ रहा है? नहीं? थोड़ा सा इधर मिटाता हूं, ऊपर आता हूं। मैंने क्या बताया? ब्लड दो चीज से मिलकर बना है ना। यहां पे मैं लिख देता हूं ब्लड। ये दो चीजों में एक सॉलिड है, हाँ, सॉलिड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट इंक्लूड है। ये सॉलिड 45% है। एक है लिक्विड जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, अब ये 55% है। अब 55% का वाटर 91% है, 55% का 91% पानी, और इसमें देखेंगे तो 7% प्रोटीन है। ठीक है, 1% ऑर्गेनिक मटेरियल है, और फिर 1% इनऑर्गेनिक है।
हो गया ना। तो 7, 8, 9, 9 और 9 और 91 यानी 100%, 55 का एक डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस 7% में एल्बुमिन, ग्लोबिन, अल्फा प्रोटीन, फलना ढकना है, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले अभी देख लेते हैं प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा इंट्रो, फिर उसके बाद सॉलिड के बारे में थोड़ा सा इंट्रो देखेंगे, ठीक है। ब्लड का कॉम्पोजिशन यहाँ तक क्लियर है, कौन कितना परसेंट है ना। तो आप देखो, यही कारण है कि सॉलिड वाले प्लाज्मा में फ्लो करता है। परसेंटेज इसका 55% है और ये 45% है। सॉलिड वाले प्लाज्मा में फ्लो करता है, तो ब्लड एक फ्लूइड की तरह दिखता है। ब्लड क्या होता है? फ्लूइड की तरह, क्योंकि फ्लूइड का परसेंटेज ज़्यादा है, सॉलिड का परसेंटेज कम है, तो सॉलिड वाले फ्लूइड में फ्लो यानी तैरते रहता है। तो ब्लड का परसेंटेज, यदि ब्लड देखने में कैसा दिखता है? नहीं, दिखने में फ्लूइड की कलर की, फ्लूइड की तरह यानी तरल दिखता है, लिक्विड की तरह, लेकिन एक्चुअल में लिक्विड नहीं है, दो चीज से मिलकर बना है। सॉलिड और लिक्विड दोनों चीज से मिलकर बना है। यहाँ तक क्लियर? ब्लड अगर कंपोनेंट की जहां पे बात आएगा तो ये ब्लड 4 चीज से मिलकर बना हो गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में मिला हुआ होगा प्रोटीन, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल। क्लियर? इधर आरबीसी में बना होगा, आरबीसी में दो चीज देखें, आयरन और हीमोग्लोबिन, है ना। सारी चीजें एक एक खुलेगा। हम लोग यहाँ भी देखेंगे कि कितना, इसमें 5 सेल है, वो भी देखेंगे। प्लेटलेट्स देखेंगे, थ्रोम्बोसाइट्स वो अलग है, वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। समझ में आ रहा है कितनी चीजों से मिलकर बना है हमारा ब्लड। अगर आयरन की कमी हो रही है तो हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कम जाएगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन, आयरन का कमी हो रहा है तो आरबीसी का परसेंटेज कम जाएगा, सॉरी, हीमोग्लोबिन का भी अगर कमी हो रहा है तो आरबीसी का परसेंटेज कमेगा। इधर नहीं, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में मत चले जाना। हाँ, ये सब को तीनों कंबाइंड रूप से पॉकेट सेल वॉल्यूम बोलते हैं, पीसीवी। आप जब सीबीसी करोगे ना, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करेंगे, तो उसमें देखना पीसीवी एक ऑप्शन रहता है लिखा हुआ, तीनों का हम लोग काउंट वहां पे देखेंगे, तीनों का काउंट। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों एक साथ देखना है तो पीवीसी देखेंगे, ठीक है। आरबीसी को सिर्फ देखना है तो आरबीसी अलग है, डब्ल्यूबीसी को सिर्फ देखना है तो डब्ल्यूबीसी अलग है, प्लेटलेट्स देखेंगे तो प्लेटलेट्स अलग है। अगर ये दोनों में कमी है तो आरबीसी अब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। उधर अभी नहीं है, पानी की कमी होगा तो प्लाज्मा वाला अब नॉर्मल होगा, ठीक है। तो समझना पड़ेगा कि भैया कहाँ से परेशानी है, ये नहीं कि सबको एक में ही डाल देना। तीनों देख रहे हैं तो पीसीवी देखेंगे, पॉकेट सेल वॉल्यूम। चलिए वापस आते हैं। प्लाज्मा देखते हैं। प्लाज्मा कैसा है? इसका कलर स्ट्रॉ वाइट, स्ट्रॉ वाटर कलर बोलते हैं, एकदम क्लियर वाटर का कलर का दिखेगा, पानी का कलर का ये दिखेगा, ठीक है। इसमें क्या क्या है? प्लाज्मा तो फ्लूइड है, ये प्लाज्मा इज फ्लूइड पोर्शन ऑफ ब्लड, लिख देता हूं, ब्लड का फ्लूइड पोर्शन है, ठीक है। इट कंटेन 7% ऑफ प्रोटीन एंड 1% ऑर्गेनिक and 1% inorganic material. While 91% water.
हो गया। सेलुलर एलिमेंट यानी सॉलिड की बात करते हैं। ये समझ में आ रहा है ना? बाउंस नहीं ना कर रहा है? अभी बहुत चलेगा। आज ब्लड क्लियर करेंगे, नेक्स्ट क्लास पे फिर हम लोग आरबीसी डिस्कस करेंगे। मिटाओ। मिटा दो। अब आते हैं सेलुलर एलिमेंट की बात कर लेते हैं। क्या हुआ? नहीं, मैं नहीं देखा था, अभी चेक कर लूँगा। सेलुलर एलिमेंट्स यानी सॉलिड की बात हो रहा है। ये क्या है? सॉलिड पोर्शन है अब ब्लड का जो 45% तक होता है। इट इज अबाउट 45% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम का टोटल ब्लड वॉल्यूम। ये क्या है? इट इज सॉलिड पोर्शन। ब्लड का सॉलिड पोर्शन है ना। इट कंटेन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। It also called PCV, pocket cell volume। हो गया। ब्लड सेल्स 3 तरह के होते हैं। ब्लड सेल्स तीनों का एक और नाम है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का तीनों का एक नाम है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। मैं बताता हूँ, ये बताओ। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। इसका नाम एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बो का स्पेलिंग ठीक है, टी थ्रोम्बो, TRO। यहाँ तक क्लियर है? MMQ समझती हैं? MMQ नहीं देखता। ये MMQ है,
एक ऐसा कंटेनर जिसका हाइट 1 mm हो, नीचे से चौड़ाई 1 mm हो और गड्ढा भी 1 mm हो। हाँ, ऊपर से खुला और चारों तरफ से 1 mm हो, उसको mm³ बोल देंगे। क्लियर है? समझ में आ रही है? सिंपल से समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे कोई एक कंटेनर ले लिए, ठीक है, तो उसका हाँ सब mm³ में रहेगा और ऊपर हाइट भी जाएंगे तो उतना ही 1 mm होगा। उसमें हम लोग जितना ब्लड डालेंगे ना, ठीक है, उसमें हमने 1 mm ब्लड ले लिया, 1 mm³ ब्लड ले लिया, तो उसमें RBC अगर काउंट करेंगे तो 5 मिलियन होगा अप्रॉक्स एक हेल्दी ह्यूमन में। पर mm³ काउंट हम लोग निकालेंगे। काउंट निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि ब्लड देखेंगे कि कितना है हमारे शरीर में, RBC ऐसे नॉर्मल कितना होगा, WBC कितना होगा, प्लेटलेट्स कितना होगा बोलते हैं। तो काउंट निकालने के लिए ऐसा नहीं कि पूरे बॉडी का ब्लड निकालेंगे फिर RBC गिनेंगे, पूरे बॉडी का ब्लड निकाल के WBC गिनेंगे, फिर बॉडी का ब्लड निकाल के प्लेटलेट्स गिनेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, तो कितना ब्लड में हम लोग एवरेज लेंगे तो समझ लेना, एक छोटा सा कंटेनर जिसका हाइट 1 mm, नीचे से चौड़ाई भी 1 mm है और डेप्थ मतलब सरफेस सारा चीज 1 mm हो। हाँ, वो तो वाइल अलग चीज है, तो वो ब्लड निकालना प्रिजर्व करना उस प्रोसेस पे नहीं जा रहे हैं। हम लोग काउंट देख रहे हैं कि RBC कितना है, WBC कितना है और प्लेटलेट्स हमारे शरीर में कितना। तो काउंट निकालने के लिए एक एवरेज लिया गया है कि 1 mm³ का कंटेनर में ब्लड डालेंगे और उस ब्लड में RBC, WBC और प्लेटलेट्स को काउंट करेंगे कितना है। समझ में? तो mm³ एक कंटेनर, एक छोटा सा डब्बा बर्तन जो भी समझना समझ जाओ, उसका साइज कितना, हाइट में 1 mm, नीचे से 1 mm, सब चारों तरफ 1 mm होना चाहिए, उस पार हो जाएगा 1 mm होना चाहिए ऊपर से बोला। उसमें हम लोग खून डालें, ब्लड डालें, उसमें RBC काउंट करेंगे तो 5 मिलियन मिलेगा, मतलब हमारे शरीर में RBC का परसेंटेज नॉर्मल है। हाँ, नॉर्मल है, अप्रॉक्स 5 मिलियन है, ये नहीं नॉर्मल है। उससे कम है तो RBC की कमी है, ठीक है। उसी तरह देखेंगे WBC तो 4000 से 11000 पर mm में मिलेगा। कितना? 4000 से 11000 पर mm³ में WBC रहेगा। इतना ये रेंज में है तो ब्लड ठीक है, यानी WBC का परसेंटेज नॉर्मल है। उसी तरह अगर हम लोग देखेंगे प्लेटलेट्स का तो 1.5 से 4 होगा, 4 लाख, ठीक है, पर mm³ में। हाँ, अगर इससे कम है तो प्लेटलेट्स की कमी है, इससे ज़्यादा है तो प्लेटलेट्स बढ़ गया है। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, यानी ये बर्तन है, इसमें हम ब्लड भर दिए, अब इसमें से हम RBC काउंट करेंगे, इतना मिल रहा है तो नॉर्मल है, इससे कम है तो RBC की कमी है। इसमें अगर WBC काउंट करेंगे तो 4000 से 11000 के बीच में है तो नॉर्मल है, इससे कम है तो कमी, इससे ज़्यादा है तो ज़्यादा। इसी तरह प्लेटलेट्स की काउंट करेंगे 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में है तो ठीक है, इससे ज़्यादा और कम होगा तो अब नॉर्मल है। अब समझ में आया कि कितना ब्लड लेते हैं उसमें से हम लोग काउंट करते हैं। क्लियर है? वो प्रोसीजर अलग है कि ब्लड कैसे निकालेंगे, स्टोर कहाँ पे करेंगे, यानी प्रिजर्व कहाँ पे करेंगे, कैसे काउंट करेंगे, वो प्रोसीजर अलग है। लेकिन कितना ब्लड में कितना होगा ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो 1 mm³ ब्लड में 5 मिलियन मिलना चाहिए RBC, WBC 4 से 11000 और प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होना चाहिए। क्लियर? उसी तरह RBC का पूरा नाम रेड ब्लड सेल, इसे एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। WBC का पूरा नाम व्हाइट ब्लड सेल, इसे ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे लिख लो। आगे बढ़े। ब्लड का काम क्या है? बहुत सारी चीजें पढ़ते जा रहे हैं अभी ना। ब्लड का काम क्या है? बॉडी में एनर्जी देना। अच्छा, मैं मिटाता हूँ इसे। ये सब क्लियर समझ में आ रहा है ना, कौन चीजें क्या है?
हम लोग जब डीपली आरबीसी पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन और आयरन ये सब देखेंगे, आरबीसी दिखता कैसा है ये तक देखेंगे। लाइव में मैं आपको आरबीसी दिखाऊंगा कि दिखता कैसा है आरबीसी, स्लाइड बनाकर, ठीक है। फंक्शन ऑफ ब्लड की बात कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का काम बताइए। सबसे पहला काम है न्यूट्रेटिव फंक्शन, न्यूट्रेटिव यानी न्यूट्रिशन को, ठीक है। ये ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स या और भी चीज़ों को बॉडी के गट मतलब इंटेस्टाइन के पार्ट को गट बोलते हैं, वहाँ से रिसीव करके टारगेट सेल या टिश्यू तक पहुँचाएगा। टारगेट सेल और टिश्यू कहने का मतलब है जिस सेल या जिस टिश्यू को जरूरत है वहाँ तक पहुँचाने का ये काम करेगा, क्लियर। और साथ उसके बाद वो टारगेट सेल या टिश्यू उसे यूटिलाइज करेगा। समझो, इंटेस्टाइन के एक पार्ट को हम लोग गट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गट। स्टमक में डाइजेशन, माउथ में डाइजेशन और इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है। डाइजेशन फूड का होता है, ठीक है। फूड जब डाइजेस्ट होगा तो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फैटी एसिड, फलना ढगना सब में टूट के इंटेस्टाइन में ही रहेगा, ठीक है। ब्लड फ्लो करता है आर्टरी, वेन और कैपिलरीज में, है ना, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज में। तो गट से ये सारा न्यूट्रिएंट्स ब्लड उसे अब्जॉर्ब करेगा, फिर आर्टरी और वेन कैपिलरीज में फ्लो करते करते जिस सेल को जरूरत होगा उस सेल तक उसको पहुंचा देगा। मान लीजिए इस सेल है, इस सेल को ग्लूकोज की जरूरत है तो ब्लड इसे इंटेस्टाइन से रिसीव करेगा, जो आर्टरी वेन में जाते ही रहता है, फ्लो करते रहता है और सेल तक पहुंचा देगा, सेल उसे यूटिलाइज कर लेगा। ब्लड ही एक ऐसा चीज है जो हम लोग कुछ भी खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद जिस ऑर्गन को जरूरत है या जिस सेल या जिस टिश्यू को जरूरत है ब्लड ही पहुंचाने का काम करता है। ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा, आप कुछ भी खा लो वो आपके स्टमक इंटेस्टाइन में ही रहेगा, बॉडी में के हर एक सेल या टिश्यू तक नहीं जाएगा, ठीक है। तो ब्लड का सबसे मेजर काम है न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। न्यूट्रिएंट्स कहाँ होगा? हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम के गट में होगा, वहां से ये ले जाने का काम करेगा, क्लियर, ठीक। तो पहला फंक्शन न्यूट्रेटिव फंक्शन, मैं मिटाऊं? ये सारा चीज हम लोग पढ़े हैं तो थोड़ा सा दिमाग में है। न्यूट्रेटिव फंक्शन, पहला फंक्शन है न्यूट्रेटिव फंक्शन, क्लियर। तो ब्लड कैरी न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम गट एंड ट्रांसपोर्ट टू टारगेट सेल, यही है ना। चलिए राइट डाउन। ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स like ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, हम कार्बोहाइड्रेट कहीं पार्ट है ग्लूकोज, फैटी एसिड, हाँ फैटी एसिड से फैट बनता है, अमीनो एसिड प्रोटीन बनता है, विटामिन्स, वाटर, एटीसी कर लेते हैं, फ्रॉम गट ऑफ intestine to टारगेट सेल, टिश्यू या ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करेगा। यहां तक क्लियर है?
यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए रेस्पिरेटरी फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे इसका, रेस्पिरेटरी फंक्शन। याद करो कल की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लंग्स वगैरह सबका, है ना। ये क्या करेगा कि बॉडी के सारे सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करेगा। इवन लंग्स का भी जो सेल है उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रेन का भी सेल है उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड, हार्ट का सेल है उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करेगा और लंग्स तक पहुंचाने का काम करेगा। साथ में लंग्स से ऑक्सीजन को रिसीव करेगा और जिस जिस सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है वहां तक पहुंचाने का काम करेगा। ब्लड ही एक ऐसा चीज है जो रेस्पिरेटरी गैस को सारे सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लंग्स तक और लंग्स से ऑक्सीजन को सारे सेल, टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, ब्लड। अब ब्लड में स्पेशली आरबीसी ये काम करता है। कौन काम करता है? आरबीसी। इसीलिए आरबीसी को रेस्पिरेटरी सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका बहुत सारा काम है। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से? सेल, टिश्यूज और ऑर्गन से ट्रांसपोर्ट कहां तक कर रहा है? लंग्स तक, है ना। ये समझ जाओगे, मैं ऐसे लिखूंगा तो समझ जाएंगे। साथ में ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है लंग्स से सारे सेल, टिश्यू, ऑर्गन तक, सारे सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन, इवन हार्ट, ब्रेन, इस सब तक ले जाने का काम करेगा। यानी रेस्पिरेशन में ये मदद कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड को सारे सेल, टिश्यूज वगैरह सबसे रिसीव करता है। आपने कल देखा था, फिर हार्ट के एक चैम्बर में ले जाता है, वहां से फिर लंग्स तक पहुंचा देता है। ऑक्सीजन को लंग्स से लेगा, ठीक है, हार्ट में लाएगा, फिर हार्ट से पूरी बॉडी में फैल जाएगा। तो ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लड अति ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड ही करता है। क्लियर है? इसमें जो स्पेशली ये दोनों को जो ट्रांसपोर्ट करता है, ये दोनों को आरबीसी कैरी करता है और आरबीसी ब्लड का ही पार्ट है, इसलिए ब्लड का फंक्शन हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सक्रीटरी फंक्शन। ये कुछ प्रोडक्ट है उससे बाहर निकालने का भी काम करता है। आगे बढ़े। एक्सक्रीटरी फंक्शन मैं मिटाता हूं। पॉइंट नंबर कितना हो जाएगा? पॉइंट नंबर 3 या 4 होगा। अभी 3 होगा ना, 3rd होगा। 4th होगा। पहला फंक्शन क्या देखे थे? पहला फंक्शन नहीं, पहला फंक्शन न्यूट्रेटिव फंक्शन देखे थे। दूसरा रेस्पिरेटरी, तीसरा एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी मतलब एक्सक्रीट करना, बॉडी के बाहर कोई भी चीज निकालना जो बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, वो एक्सक्रीशन है।
ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शन में यानी केमिकल रिएक्शन में जो बेकार चीज़ें बनती है शरीर में उसे बॉडी से बाहर निकालना, इस प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। हाँ, तो एक्सक्रीशन के प्रोसेस में अमोनिया, यूरिक एसिड, स्वेट, वैक्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब निकलता है। तो ब्लड क्या है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है यानी केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो बेकार चीज़ें बनती है उसको अपने साथ कैरी करता है और एक्सक्रीटरी ऑर्गन को जाकर दे देता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन लाइक किडनी, स्किन, लंग्स, ये सब एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। किडनी से यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिन बाहर आ जाती है, ठीक है। लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब बाहर निकलने का काम हो जाता है। स्किन से ऑयल, वैक्स या फिर स्वेट, ये सब बाहर आने का काम करता है। फिर से सुनो, तो ब्लड क्या काम करता है कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है उसको कैरी करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचा देता है, यानी ये मदद कर रहा है एक्सक्रीशन में भी। क्लियर है? हाँ, तो एक लाइन लिख सकते हैं, ब्लड ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्टेज प्रोडक्ट, ठीक है। ब्लड ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्टेज। मेटाबॉलिक वेस्टेज में बहुत सारी चीज़ें लाइक जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, स्वेट हो गया, वैक्स, कार्बन डाइऑक्साइड, etc. टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जैसे किडनी, लंग्स, स्किन, ये सब क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। तो ब्लड क्या है, यहाँ पे मेटाबॉलिक वेस्ट यानी जो बेकार चीज़ें बन रहा है उसको वहाँ से रिसीव करेगा और लंग्स, किडनी, ये सब तक पहुँचाने का काम करेगा और ये फिर उसको बॉडी के बाहर निकाल देता है, ठीक है। इंटेस्टाइन में भी ये ले जाएगा जहाँ से स्टूल पास होता है। यहाँ पे एक और लिख लो, लंग्स लिख ही लो क्या क्या है, लंग्स, स्किन और इंटेस्टाइन। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, ट्रांसपोर्ट फंक्शन, ये ट्रांसपोर्ट करेगा हार्मोन्स को एंडोक्राइन ग्लैंड से। एंडोक्राइन ग्लैंड, जो ग्लैंड हार्मोन्स निकालने का काम कर रहा है वो एंडोक्राइन ग्लैंड जनरली होता है। तो ये हार्मोन्स को एंडोक्राइन ग्लैंड से रिसीव करेगा और पहुंचाएगा जिस ऑर्गन या टिश्यू को उस हार्मोन्स का नीड होगा। हो गया? पॉइंट नंबर 4। ट्रांसपोर्ट फंक्शन। देखो ये सारे फंक्शन में क्लियर हो जा रहा है कि कौन चीज कहां से कहां तक ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना। ब्लड ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू टारगेट सेल, टिश्यू या ऑर्गन तक। देखो एग्जाम्पल के लिए एक ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हम लोग को ब्रेन में होता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। मान लिया जाए ये पिट्यूटरी ग्लैंड TSH निकाल रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लड से यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से ब्लड उसे रिसीव करेगा, बॉडी में सर्कुलेट होते हुए थायराइड ग्लैंड तक उसे पहुंचा देगा। इस हार्मोन को कहाँ तक पहुंचाएगा? थायराइड ग्लैंड से। तब थायराइड ग्लैंड
थॉरेक्सिन निकालता है। क्लियर? तो ये TSH ट्रांसपोर्ट कर रहा है ब्लड पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड तक। समझ में आ रहा? हाँ, तो उसी तरह बहुत सारे हार्मोन्स को ये जहाँ से निकलता है वहाँ से रिसीव करता है और जहाँ पे उसका फंक्शन है वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। ये ब्लड काम करता है। क्लियर? नेक्स्ट फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन। बेटा क्यों? अच्छा नीचे वाले लिखना। बेटा नेक्स्ट इसका क्या फंक्शन है? प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शंस। देखो प्रोटेक्टिव फंक्शन में WBC का कुछ टाइप है, अब सुन लो। WBC का कुछ टाइप जैसे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। नहीं समझ में आया? वापस आते हैं। RBC ये दो चीज से, WBC का 5 टाइप, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स बच गया, ये आगे भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? बाकी हम लोग पढ़े इधर प्लाज्मा में वाटर और प्रोटीन, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ऑलमोस्ट सब ब्लड का चीज पढ़ गया, सिर्फ ये। अभी एक टर्म आएगा, इसमें न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आएगा। अभी जो टर्म आएगा न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये आएगा टर्म्स। ये सब WBC का टाइप है। ठीक है, देखो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स है, ये दोनों में फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है। क्या होता है? फैगोसाइटोसिस। एक नया टर्म आ रहा है, फैगोसाइटोसिस। क्या आ रहा है? फैगोसाइटोसिस। देखो सेल का दो नेचर हम लोग को देखने को मिलेगा, एक फैगोसाइटोसिस और एक पिनोसाइटोसिस। क्या? सेल का दो नेचर देखने को मिलेगा, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। पहले इस नेचर समझ लो। फैगोसाइटोसिस, और मान लीजिए ये सेल है और कोई सॉलिड पार्टिकल को ये इंगल्फ कर रहा है, निगल रहा है कोई सॉलिड पार्टिकल को, तो उस प्रोसेस को हम लोग फैगोसाइटोसिस कहेंगे। क्या करेंगे? फैगोसाइटोसिस कहेंगे। फैगोसाइटोसिस न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स में देखने को मिलता है। क्या? हाँ, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स ये दो WBC का टाइप है, इसमें देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है? ये क्या दोनों करता है कि बाहर से जो भी पैथोजेंस या बाहर से जो भी आता है जो सॉलिड फॉर्म में होगा, जैसे बैक्टीरिया, फंगी या कोई भी पैथोजन जो सॉलिड फॉर्म में होगा, उसे ये निगल जाती है। क्या होता है? निगलना, यानी इंगल्फ करता है। ये पार्टिकल को अपने अंदर ले लेता है और उसको तोड़ देने, उसको डाइजेस्ट कर देता है, जिसके कारण हमारा बॉडी प्रोटेक्ट हो जाता है उस रोग से। मान लिया जाए ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया सॉलिड होगा, सेल होगा, तो
हमारे बॉडी में कोई एक डिजीज कॉज करेगा, करने के लिए है, मतलब कोई बीमारी पैदा कर सकता है। तो न्यूट्रोफिल मोनोसाइट्स इसको अपने अंदर इंगल्फ करके डाइजेस्ट कर देगा, जिसके कारण हमारा बॉडी प्रोटेक्ट हो जाएगा, उस बीमारी से बच जाएगा। ठीक है, तो फैगोसाइटोसिस करने का मतलब है कोई सॉलिड पार्टिकल्स अपने अंदर लेना और इंगल्फ कर देना। पिनोसाइटोसिस में कोई फ्लूइड होगा, पिनोसाइटोसिस में कोई फ्लूइड या वाटर मॉलिक्यूल अगर अपने अंदर ले रहा है, ठीक है, तो वो पिनोसाइटोसिस है। याद करने के लिए याद रख लेना, पिनो मतलब पीना, ठीक है, और फैगो मतलब फूड। याद करने के लिए दोनों का मतलब ही होता है इंगल्फ करना, अपने अंदर ही ले जाना। ये सेल है, अगर ये वाटर ड्रॉपलेट्स है अपने अंदर कर रहा है तो ये पिनोसाइटोसिस है। अगर ये सॉलिड पार्टिकल है कुछ और वो अपने अंदर ले रहा है तो फैगोसाइटोसिस है। बैक्टीरिया है तो सॉलिड है, अपने अंदर वो इंगल्फ कर रहा है तो फैगोसाइटोसिस कहलाएगा। अगर वहीं पे प्रोटीन है, सॉलिड है, तो अपने अंदर इंगल्फ कर रहा है तो फिर क्या होगा, फैगोसाइटोसिस। वही तेल है यानी कोई ऑयल का ड्रॉपलेट है अपने अंदर इंगल्फ कर रहा है तो पिनोसाइटोसिस। तो फैगो और पिनोसाइटोसिस न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स में देखने को मिलता है। तो जनरली फैगोसाइटोसिस के द्वारा हमारा बॉडी को बचाता है, बाहर से जो भी चीज़ें आती है जो बॉडी के लिए हार्म हो या बॉडी में डिजीज पैदा कर सकता है, उसे अपने अंदर इंगल्फ करके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। समझ में आ रहा है? हम लोग का एटमॉस्फेयर से हमेशा कुछ न कुछ बॉडी के अंदर जा रहे हैं, डस्ट जा रहा है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा रहे हैं, बहुत सारे जर्म्स जा रहे हैं। तो ये दोनों महान आदमी बैठा है कि तुम कितना भी आ जाओ, हम सबको खा के डाइजेस्ट कर देंगे। क्लियर? तो अब आता है प्रोटेक्टिव फंक्शन में क्या है कि बॉडी का ब्लड है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफेंस मैकेनिज्म में। डिफेंस मतलब बॉडी को बचाने के लिए, ठीक है। मैं मिटाऊं? हाँ, तो ये दोनों चीजें अब आएंगे। देखो धीरे धीरे सारे टर्म्स आ रहे हैं, अब खाली समझना है। हम लोग जब ब्लड काउंट यानी सीबीसी देखेंगे तो वहाँ पे न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स का काउंट भी देखते हैं, कितना है मोनोसाइट्स, 1 है 2 है कितना है ना। एक लाइन लिखो, ब्लड प्ले वेरी important role in defense mechanism of body। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी में। सबसे पहले क्या है, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट इंगल्फ कर लेता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो बॉडी के अंदर इंटर करता है। Neutrophils and monocytes engulf microorganisms enter in body, entering in body by process of phagocytosis, by process of phagocytosis। फाइगोसाइटोसिस क्लियर है अभी जो बताया हूँ? हाँ। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स ये दोनों टाइप है WBC का। गुड। क्लियर? अब देखो एक और इसका टाइप है WBC का, लिम्फोसाइट। ये बॉडी का इम्यून रिस्पांस के लिए जिम्मेवार होता है। लिम्फोसाइट्स ये भी WBC का टाइप है। ये क्या कर रहा है, फाइगोसाइटोसिस कर रहा है,
फागोसाइटोसिस, और ये है इम्यून रिस्पॉन्स पे काम कर रहा है। हाँ, जिसके बॉडी में लिम्फोसाइट्स की कमी हो जाएगी उसका बॉडी का इम्यूनिटी वीक हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, लिम्फोसाइट्स एक्ट ऑन इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स पे ये काम कर रहा है ना। अब आता है इस्नोफिल। इस्नोफिल बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन में काम आएगा। बॉडी का जो फॉरेन पार्टिकल्स है उसे बाहर निकालने का या उसे डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा। स्पेलिंग क्या है इस्नोफिल का? कौन? लिम्फ है, सब है, ये सब WBC के टाइप के हैं। यहाँ पे जो भी मैं लिख रहा हूँ ना सब WBC है। इस्नोफिल इस्नोफिल क्या है, ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। बॉडी का फॉरेन पार्टिकल वगैरह सब निकालने का काम करता है। ये सब WBC का टाइप है जो मैं वहाँ पे लिखा हूँ अभी ऊपर में। इस्नोफिल डिटॉक्सिफाइड द बॉडी। क्या? अब एक और इसमें है WBC का टाइप, बैसोफिल, जो आगे हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो देखे हो ना ये सब WBC है। मैं बार बार बोलता था WBC का 5 टाइप, 5 टाइप यहाँ पे क्लियर है। क्लियर है तक? होम्योस्टेसिस एक बार वर्ड पढ़े थे हम लोग बहुत पहले। होम्योस्टेसिस बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखना, जिसके कारण बॉडी अच्छे से काम करता है, इसको होम्योस्टेसिस करते हैं। तो ब्लड है जो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखता है, जिसके कारण बॉडी का सारा इंटरनल ऑर्गन अच्छे से काम करता है। क्लियर? तो इसका नेक्स्ट फंक्शन आएगा होम्योस्टेटिक फंक्शन। मिटाओ, यहाँ तक क्लियर है? तो प्रोटेक्टिव फंक्शन में जनरली WBC का बहुत बड़ा काम है, वो एक एक करके मैं अलग कर दिया। बैसोफिल आगे हम लोग पढ़ेंगे। कहीं पे साइड में लिखना है तो टाइप ऑफ WBC में 5 लिख सकती है। नेक्स्ट क्या? होम्योस्टेटिक फंक्शन। फंक्शन नंबर 6, होम्योस्टेटिक फंक्शन। होम्योस्टेटिक फंक्शन, ब्लड क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटेन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। ब्लड प्ले important role in maintain the internal environment of body. Internal environment of the body यानी होम्योस्टेसिस।